Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरे बाद अगर आप सपोर्ट करें तो शहबाज शरीफ साहब को मैं इंटरम पीरियड के लिए, जो कि जितना भी वक्त है 1.5-2 महीने हैं, के लिए मैं शाहिद खाकान अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। जिनको सादिक और अमीन न होने की बिना पर निकाला गया वो अब पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म का ऐलान कर रहे हैं। जी हाँ, एक अबूरी वज़ीर आज़म आ रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और फिर मुस्तकिल तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म होंगे। मियाँ नवाज ये ऐलान किया और उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे फ़ख्र है मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई, 3 नस्लों का हिसाब हुआ तो निकला सिर्फ अकामा। फैसले के बाद हमें कहीं मुल्क में मिठाइयाँ तकसीम होती नज़र आ रही हैं और कहीं भंगड़े नज़र आ रहे हैं, कहीं पर टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं पर खुशियाँ देखी जा रही हैं। कौम तकसीम दर तकसीम हुई है और हमें इवन लीगल फ्रेटर्निटी भी तकसीम नज़र आती है। एक ऐसा मुल्क जिसको अंदरूनी खतरात और बैरूनी चैलेंजेस की वजह से मुत्तहिद होना चाहिए, आज हमें तकसीम नज़र आता है। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ करा दूँ, मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ने, साबिक़ मुतअद्दिद बार सदर पाकिस्तान रहे हैं और जिन इशूज़ पर मैं बात करने वाला हूँ बेहतर जानते हैं आप। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारी दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, PTI की मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। मेरे तीसरे मेहमान हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सीधे मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। बहुत शुक्रिया, कुछ अंदर की बातें भी हम आपसे पूछेंगे। और शाही सैयद साहब सेनेटर हैं, उन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सेनेटर ने वक्त दिया। जो आप नोट ले रहे थे, मेरा वही सवाल है। मियाँ साहब कहते हैं कि जिस बुनियाद पे मुझे निकाला गया, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, वो कह रहे थे शुक्र है, मुझे फ़ख्र है, करप्शन नहीं है, बल्कि 3 नस्लों के एहतसाब के बाद सिर्फ अकामा निकला है इनको। देखिए जी, इस सारे प्रोसेस में जो पनामा इशू था, सारे प्रोसेस में जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, JIT बनी, इसके आप देखें 2-3 मामलात आप सामने रखें। एक तो डिस्क्वालिफिकेशन का था और दूसरा था एसेट्स बियॉन्ड मींस, जो रिसोर्सेज नॉन रिसोर्सेज थे उसके एसेट्स उनसे बियॉन्ड मींस है। और डिस्क्वालिफिकेशन इज समथिंग एल्स और कन्विक्शन ऑन करप्शन, ये 2 अलग चीज़ें हैं। अब जो करप्शन के हवाले से है वो 7-8 इनके खिलाफ भेज दिए गए हैं नैब कोर्ट। अब प्रमा फिशाई बाजू नज़र में इनके खिलाफ इतना मटेरियल था तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कहा कि इसका ट्रायल होना चाहिए और फिर पता कन्विक्शन होती है या एक्विटल होती है। तो डिस्क्वालिफिकेशन अलग चीज़ है, कन्विक्शन और करप्शन अलग चीज़ है। लेकिन आप बुनियादी बात देखें कि जो वाइट कॉलर क्राइम है और वाइट कॉलर क्राइम डिटेक्ट कैसे होता है, उसकी डिटेक्शन का सीधा तरीका तो यही है, क्योंकि किकबैक्स देने वाला या ब्राइब करने वाला ना तो वो बताता है किसी को मैंने ब्राइब दी है, ना लेने वाला किसी को बताता है। तो जो व्हाइट कॉलर क्राइम जो है, डिटेक्टर्स हैं, उन्होंने ही निकालना है। उसको डिटेक्ट कैसे किया था? डिटेक्ट ऐसे होता है कि जब किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के एसेट्स जो बाजार नज़र आ रहे हों और जो रिसोर्सेज हैं उसके, जो इनकम है उसके मुताबिकत ना रखते हों, तो फिर ये समझा जाता है कि ये इल गॉटन मनी है, ये इलीगल मीन्स से ये पैसे कमाए गए हैं और ये एसेट्स बनवाए गए हैं। इसीलिए फिर ओनर्स PUC पे शिफ्ट हो जाता है कि ये जो एसेट्स हैं आपके पास, ये आपकी जो ज़राए आमदन है जायज़, उससे ये तजावज़ कर रहे हैं। एक्सप्लेन करें, अगर तो वो एक्सप्लेन कर दे कि ये जायज़ तरीके से मेरी आमदन थी और मैंने ये एसेट्स बनाए हैं, गुड इनफ। तो अब ये कह देना कि जी मुझे करप्शन में कन्विक्शन नहीं है, वेट एंड सी, और वो भी अभी प्रोसेस जारी है। अभी 6 हफ्ते, 1 और 6 मंथ्स
तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश सामने करेगी, नजर आ जाएगा। डॉक्टर साहब, मियां साहब अभी ये भी कह रहे थे कि मुझे निकालने पर जो वजह तलाश की गई इस पर मुझे खुशी है। यानी एक पाकिस्तानी सिटीजन जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं बाय द सुपीरियर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो कह रहे हैं मुझे खुशी है जिस वजह से निकाला गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राचा साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज का दिन ख़ुसूसन जिसमें आप ये देखें कि जहाँ रिवाइवल ऑफ जुडिशरी हुई, जहाँ अदलिया ने अपने आप को एज ए इंस्टीट्यूशन एम्पावर किया और के अंदर फर्स्ट टाइम एक ताकतवर शख्स जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था उसको आइन और उनके ताबे होते हुए वो तमाम परजरी, फौजरी, कंसीलमेंट ऑफ एसेट जिसका जिक्र ये कर रहे थे, एसेट बियॉन्ड मींस प्लस मनी लॉन्ड्रिंग, वो सारी चीज़ों के प्रोसेस से गुजर के JIT की रिपोर्ट, उसके साथ एक पलंदा, वो 8000 पेज की रिपोर्ट इटसेल्फ इस बात का मुंह सबूत है कि वजीर आजम साहब कितने बेगुनाह है और उनका खानदान कितना बेगुनाह है। मैं इस बात पे इज़हार कर रहे हैं, वो कहते हैं मुझे खुशी है। उनको खुशी होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा आप ये देख लें कि कभी चोर ने भी कहा कि मैं चोर हूँ। आप अपने अदालती प्रोसीजर को जब गुजरते हैं, रोज़मर्रा का काम है, आप भी रिपोर्टिंग करते रहते हैं। कत्ल में कन्विक्ट हुआ जो मुलजम से मुजरम डिक्लेयर हो जाता है, बाहर आके वो हथकड़ियाँ लगी होती हैं, कहता है मैंने गलत सजा हुई, मेरे से नाइंसाफ़ी हुई, मेरे साथ जुल्म हो गया। तो ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है दुनिया में जो सादक अमीन ना होने की वजह से जिसको पब्लिक कस्टोडियन होने का पाकिस्तान के अवाम ने राइट दिया, पार्लियामेंट ने उसको चुना, फिर उसने जो है वो साइन की किताब पे हलफ लिया कि वो पासदारी करेगा उस साइन और कानून की, उस पे वो डिस्क्वालीफाई होता है और वो खुशियां मना रहा है। इससे बड़ी इस कौम की बदकिस्मती क्या होगी। और दूसरी बात कि वो कह रहे हैं कि मेरी 3 नस्लों का हिसाब हुआ और वो सिर्फ अकामा निकला, वो सिर्फ अकामा, तीनों नस्लों का हिसाब हुआ और तीनों नस्लें अल्हम्दुलिल्लाह चोर साबित हुई। और वो हवाले से ये मैं फैसला लेके आई हूँ। मियाँ साहब लगता है उन्होंने उर्दू में इसको नहीं पढ़ा। अगर उर्दू में नहीं पढ़ा तो उनको ट्रांसलेशन करके पढ़ा दिया जाए कि ये जो 9 रेफरेंस नैब को रेफर किए जा रहे हैं, ये उस इत्तेसाब अमल का आगाज हुआ है कल। ये एक ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस है। एक खत्म हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन हुई, एक नया अमल शुरू हुआ। देखिए वो खत्मी आप नहीं है, वो एक पहला स्टेप था जो कोर्ट के ने, ट्रायल कोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट, वो ट्रायल कोर्ट जिसका काम है इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सारे इनके 1 बाय 1 करप्शन के जो अंबार हैं नए अमल शुरू हो गया, उस अमल को आगे बढ़ाना ये इसी नुक्ते पे रहेगा। मियां साहब आप डिसएग्री कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं दोनों जो हैं वो और ओपिनियन रखते हैं, और जाहिर है आप मियां साहब से मिल के आ रहे हैं, उनकी तकरीर सुन के आ रहे हैं, आप और ओपिनियन रखते हैं। ये तो कह रही हैं ना, डॉक्टर साहब भी कह रही हैं, बुखारी साहब भी कह रहे हैं, नैब रेफरेंस जब है एक का आगाज, ये कागज कह रहे हैं। जी मैं एक गुजारिश कर दूं, देखिए बुखारी साहब का अपनी राय बड़ी मुकद्दम है, उनकी अपनी एक पार्टी की राय है, उनका अपनी एक राय होगी। फरदौस आशा कवान साहिबा की अपनी राय। लेकिन मैं एक ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि 25 सफ़ों के जो फैसला आया 25 सफ़ों का, उसमें कहीं पनामा लीक का जिक्र नहीं है, उसमें किसी जगह करप्शन का जिक्र नहीं। ठीक है, जो हमारे साथ हुआ या जो आइंदा 6 माह के बाद होगा ये भी सब इल्म है, मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ साजिश होती आई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज ये कहा जाए कि कोर्टों ने फैसला, अदालतों ने फैसला दुरुस्त दिया है, तो मैं बुखारी साहब की खिदमत में भी ये गुजारिश करूंगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में भी एक फ़ैसला आया था जिसको बाद में कहा गया था ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। इनकी खिदमत में ये भी मेरी गुजारिश होगी कि इनकी जमात के अपने लोग कहते रहे कि चमक से फैसले होते हैं, इनकी अपनी जमात के लोग ये कहते रहे
कि पंजाब के प्राइम मिनिस्टर के लिए फैसला कुछ और होता है और दीगर सूबों के लिए फैसला कुछ और होता है। पंजाब के लिए भी फैसला इससे पहले भी आ गया था। मैं ये में करना चाहता हूं कि जब एक त्यारा हाईजैकिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, इसी सूबे के प्राइम मिनिस्टर को सुनाई गई, हाईजैकर जमीन पे था और त्यारा अगवा हो रहा था आसमान से, मगर ये सारा सीन लोगों ने देखा, कौम ने देखा। मैं ये कहता हूं कि आज भी वक्त है, जब हम बात करते हैं ना कि आइन कानून की बालादस्ती की हम बात कर रहे हैं, यहां बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में आज तक जितनी तहरीकें चली ये दो रुखी डबल फेस की हुआ करती थी और उसमें फंडिंग जो है कुव्वतें करती आई। इस नुक्ते पे रहिए, मैं इस नुक्ते पे आता हूं। शाही सैयद साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन मुझे वक्त नहीं आपने उतना दिया प्राचा साहब। नहीं, मैं आपका मौकफ आ गया, अगले क्वेश्चन पे मैं आपके पास आता हूं। शाही सैयद साहब, वजीर आजम आज कह रहे थे, साबिक मियां नवाज शरीफ कह रहे थे कि ये तौहीन आमेज सलूक गवारा नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे इस सलूक की तवक्को नहीं थी। आपको मैंने स्पेशली इसलिए दावत दी कि आप एक इम्पार्शल पार्टी हैं। आप तो पहले वजीर आजम का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे थे जब बाकी जमातें मांग रही थी। मैं आपकी एक न्यूट्रल राय चाह रहा हूं। शौकत पराचा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और सुनने देखने वालों को सलाम देता हूं। शाही सैयद साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? सबको सलाम। बिल्कुल आ गई और मैं जवाब दे रहा हूं। अब अच्छा, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा भाईजान, अर्जी कि हमारी पार्टी ने तो आज क्लियर प्रेस क्लब करके मरकजी सदर असफंदी वाज़ेह तौर पे ये बात कही है कि हम आईन, कानून और जमहूरियत के साथ है। ये बात दुरुस्त है कि आपने जो बताया कि हमने पहले इस्तीफा नहीं मांगा था, इसी वजह से नहीं मांगा था कि हमने समझा कि ये काम पार्लियामेंट का है। अफसोस के पार्लियामेंट अपना कानून साजी ऐसा नहीं कर सका जो कि कोई आदमी करप्शन करे ही नहीं। अब भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो हमें मंजूर है, लेकिन असफंदियार ने तो ये भी कहा कि 1000 तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद फैसला कबूल है, मंजूर है। मैं उधर ही आ रहा हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात हमारे 1000 तहफ़्फ़ुज़ात यही है। सबसे पहले तो हमारी पार्लियामेंट से दरख्वास्त है कि खुदारा अभी अवाम की जो असल इशू है उस पर आ जाए, हमारे जो पड़ोस के साथ ताल्लुकात है उसको बेहतर करे, जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर काम करे, और सबसे ज़्यादा ये 62-63 का जो अमल था, ये जो 18वीं तरमीम था, उस वक्त हमने कहा कि इस ज़िया-उल-हक का तोहफा है और इसको 1973 पे वापस ले जाए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुस्लिम लीग नून ने इस पे जोर दिया कि नहीं, ये है। असफंदियार खान तो सीधा मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे थे, वो उनके सर पे पड़ा। असफंदियार खान ने तो मियां नवाज शरीफ की बात की कि सबसे ज्यादा मुखालफत उन्होंने की थी। वही मैं भी दोहरा रहा हूं, मैं भी अपने मरकज़ी सदर की बात कर रहा हूं कि उसने आज प्रेस क्लब में यही बात की कि उस नवाज शरीफ ने, नून ने ही मुखालिफत किया था, जो कि वो चीज आज और हमें यही खदशात थे कि इनको मिस यूज करेगा जिसको जरूरत आएगी। तो क्या ये मिस यूज हुआ है आर्टिकल कल गुज़श्ता फैसले में जो 62, 63 है, 62 स्पेशली? देखो जो अवाम की 18 करोड़ अवाम की जो नजरें थी वो पानामा पे थी, वो करोड़ों अरबों रुपयों पे थी, वो हकामे पे नहीं थी। नवाज शरीफ की बात तो मान लो कि मेरे पे जो जुर्म जो मेरा बताया या जो मुझे बताया वो पानामा करोड़ों अरबों महल बंगले, वो तो अब जेटी के उसके बाद जाएगा ट्रायल कोर्ट में। लेकिन मौजूदा जो इल्जाम है वो इल्जाम पर ये कि उसने अकामा रखा हुआ है। चले इसी नुक्ते पर रहीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जाहिर है आईनी और कानूनी नुकात हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ पॉलिटिशियंस बैठे हैं, नए नहीं हैं, इन्होंने 12 पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देखी हैं और इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। लाइव आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आपको अभी भी हुकूमत के मौक़िफ़ पे एतराज़ है, जो भी आज मियां नवाज शरीफ ने बात की या मियां जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं, आप उससे एग्री नहीं कर रहे। बात यह है प्राचा साहब
पहली बात तो हुकूमत तो है कोई नहीं आज, मतलब कोई कैबिनेट नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर, रियासत है, हम एक बड़ा मुल्क स्टेट और हुकूमत में बड़ा फर्क है। स्टेट एग्जीक्यूटिव अभी और हुकूमत में बड़ा फर्क बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। दूसरी बात मियाँ साहब ने फरमाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस दिया, उसके साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आर्टिकल 62-63 के नीचे पहले डिस्कशंस होती रही हैं और हुई भी हैं जो फेक डिग्रीज़ की बुनियाद पे भी हुई जी हैं। हाँ। और इसी तरह कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की बुनियाद पे कि नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, उस पर भी कन्विक्शंस हुई, डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। इनका अपना है, मैंने इफ्तिखार चीमा साहब इसी बुनियाद पे हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो पाकिस्तान की फिर ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा। मेरी यार सुन लें ज़रा, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में कभी अबैटमेंट पे डेथ पेनल्टी किसी को नहीं, दैट इज़ ओनली एक्सेप्शन। और जिन हालात में देगी पता, फिर डॉक्टर नसीम हसन शाह जो खुद उस बेंच का हिस्सा था, उन्होंने भी कहा कि मजा दी। दूसरी बात यह है कि इनका मौक़िफ़ जो है अभी भी ओनस जिम्मेदारी इन पे है। नैब के केसेस की ऑब्वियसली उसमें बुनियादी बात है कि कहते हैं जी ये फैसला से डिसएग्रीमेंट ही कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इनका अपना राइट बनता है। जी हाँ, पब्लिक हो गई एक जजमेंट, उस पे बात की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिएशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 62 और 63 जो है वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। एज लॉन्ग वो उसका हिस्सा है, they have to accept it. One thing. Secondly, अभी शाहिद सैयद ने भी कहा, जब 18th अमेंडमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसको री एग्जामिन किया जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पे जाएं, इसलिए कि ये 8th अमेंडमेंट के जरिए इंसर्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा बना, ज़िया उल हक ने किया, उनका लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को फिर 8 जरिए उसको हिस्सा बनाया गया। और हमारी कोशिश रही, और अभी भी ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो इसकी इलेक्शन रिफॉर्म्स है, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, लेकिन उसमें भी इनके कोलिशन पार्टनर्स नहीं मानते। आज जो इनके कोलिशन पार्टनर्स है, ये भी हर्डल बने उस वक्त नहीं आ सका। अब मुझे इस पर ऐड करने दे एक बात, अब भी ये जो सूरत हाल है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, और बहुत सारी इसमें अमेंडमेंट्स हुई, बहुत सारी रिपील भी होगी 18th अमेंडमेंट के जरिए, लेकिन कुछ अभी भी मौजूद है। अभी भी पार्लियामेंट, शाहिद सैयद साहब जो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना है, उसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे इन्होंने हमसे एग्री नहीं किया। हमने पनामा इशू पे लेजिस्लेशन प्रपोज की, सेनेट ने बिल पास किया, इन्होंने कह रहे हैं तवक्को नहीं थी इन्होंने एग्री नहीं किया। तो अब बात जिम्मेदारी इन पे है, ऑनर्स इन पे है। इसी अब ये कहें कि हमने ये जायज पैसे, ये दौलत कमाई है और ये जायदाद बनाई है, तो एस्टैब्लिश करें। डॉक्टर साहब, मियाँ साहब तो आज भी कह रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की, वो कहते हैं हर कीमत पर रूल ऑफ लॉ का दिफा करूंगा। जो आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून की बात कर रहे हैं, वो मियाँ साहब तो आज भी डिटरमिन्ड हैं कि मैं रूल ऑफ लॉ का दिफा करूंगा खड़ा होकर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत हो, कोई रियासत हो, कोई मुल्क हो, उसको इस मुल्क में एक दायरा कार और उसका पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं, और वो आइन में जिसको हम कहते हैं, दैट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप इस वक्त ये कह रहे हैं ना कि हुकूमत, वो हुकूमत तो है, सबसे पहले तो यही आर्गूमेंट जो है वो गलत है। हुकूमत इस वक्त जो भी वो कैबिनेट है, वजीर आज़म है, वो साबिक है। और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब कल भी वफाकी वजीर पानी और बिजली के हैसियत से ट्वीट कर रहे थे कि वो कितना आपका पावर जनरेशन गैप और डिमांड सप्लाई गैप क्या है। ये मिसकंडक्ट में आता है और अब यूज ऑफ अथॉरिटी है जो उनको हासिल नहीं है और वो यूज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर वो कल बन जाए, वो ओथ ले ले, दोबारा उनका प्राइम मिनिस्टर आ जाए, हमें उस पर एतराज नहीं, लेकिन इस वक्त उसको हुकूमत कहना या उनको वजीर कहना जो है वो आइन और कानून की तौहीन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि मुझे इस सलूक की थी। देखिए, कौम को भी आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप 35 साल 2 दफा वजीर आला, 3 दफा वजीर आजम रहे, पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए आप कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स में जाएं, आप टैक्स एवेजन में जाएं, आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, पर्जरी और फौजरी करें। कौम को भी ये तवक्को नहीं थी। कौम भी सर पकड़ के बैठी हुई है कि वो शरीफों की शराफत, कलमबरदार मियाँ नवाज शरीफ, जिसको हम ये समझते थे कि ये हमेशा अवाम को वरगला के झूठ की सियासत करके
उनको गुमराह करके सुहाने सपने दिखा के इख्तिदार में आता है, राइट्स का कस्टोडियन बनेगा। बिल्कुल आवाम को भी तवक्को नहीं थी। एक चूंकि मियाँ साहब ने जो बात की, इन्होंने कहा जी कि सारे वजीर आजम जो आए उन्होंने टर्म पूरी नहीं की। देखिए ये हमें देखना ये है कि इस वक्त जब ये चीज मेरे पास है, इसमें सिर्फ इनसे ये मेरा अभी ऐड कर लीजिएगा, इनको ये मेरी हम्बल सबमिशन पहुंचाएं और मेरे बड़े अच्छे ऑनरेबल कोलीग हैं कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 3 दफा वजीर आजम हाउस से बेइज्जत होके बेतुकीर होके निकलने का ठेका वजीर आजम नवाज शरीफ ने अगर उठा रखा है तो उनको भी अपने रवैये पे नजरसानी करनी है कि क्यों वो पब्लिक के मैंडेट की हर दफा तौहीन करते हैं, वो क्यों जाके टकराते हैं, पाँव जो है कुल्हाड़ियों के ऊपर मारते हैं, यानी कि कुल्हाड़ी उनके ऊपर पाँव पे गिरती है। उनको भी अपना माइंडसेट ये बड़ा फाइन नुक्ता उठाया आपने, क्यों ऐसा बड़ा फाइन नुक्ता उठाया है मियाँ साहब। आज जब मियाँ नवाज शरीफ साहब बोल रहे थे, मैं एग्जैक्टली इसी नुक्ते की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे थे कि इन में मैंने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, जो मैं खुद सुन रहा था बैठ के। लेकिन अब भी डॉक्टर साहबा की बात आपने सुनी, डायरेक्ट सवाल उन्होंने आप पे ही किया कि क्यों जो कॉन्फ्रंट्रेशन हो जाती है हर दौर में, ये एक ऑफ कोटेड कमेंट है, कहा कुल्हाड़ी वाली जो बात कर रही है ये स्ट्रीट्स में भी होती है। देखिए प्राचा साहब, मैं तवक्को करता हूँ कि मुझे आप वक्त उतना ही देंगे, क्योंकि पिछले टर्म पे भी आपने मुझे वक्त नहीं दिया। मैं एक गुजारिश कर दूं, मियाँ साहब आपको टाइम देता हूँ, सिर्फ टाइम चेक हो रहा है, टाइम चेक के लिए हम नाजरीन मियाँ साहब पे सवाल छोड़ा है, यही सवाल से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत बातचीत कर रहे हैं, स्पेशली जो आज साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने तकरीर की और एक जो पनामा के हवाले से एक इशू चला हुआ है, नए वज़ीर आज़म का भी आज ऐलान हुआ है पाकिस्तान का। मियाँ साहब एक सवाल मैंने आप पे छोड़ा था, मियाँ साहब आज भी कह रहे हैं कि मुल्क बचाने के लिए ज़हनी और कल्बी तौर पर मैं तैयार हूँ। पार्लिमानी पार्टी आप आए थे, इसका क्या मतलब है मुल्क बचाने के लिए? वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो सादिक और अमीन नहीं है, वो कहते हैं मैं मुल्क बचाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। स्ट्रेटेजी फिर है क्या? देखिए ये रवायत जो डाली जा रही है ना कि कोई उठे और एक दरख्वास्त दे कोर्ट में और ये कहे कि ये सादिक और अमीन नहीं है और उस प्राइम मिनिस्टर को फारग कर दिया जाए। अगर 2/3 अक्सरियत रखने वाले प्राइम मिनिस्टर को इस तरह फारग किया गया है तो मुझे ये बताएं कि फिर इसके बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर फिर पहले अपना दफा किया करेगा, कोई डेवलपमेंट, कोई पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, कोई मईशत के हवाले से वो कम सोचेगा। पहले वो सोचेगा कि 20 करोड़ अवाम में से कोई दरखास्त डालेगा और मैं फारग हो जाऊंगा। खुदा के लिए मैं जो कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में मैं कहता हूँ ना तो बड़ी फिर सब कहते हैं कि जी ये तो गलत है, इतने लोग आए, इतने लगे, 3 दफा आप गए हैं तो खुद को भी आप देखें कि क्यों ऐसा हुआ है। ओ भाई साहब, यही तो अभी सवाल हो रहा है, इन्होंने कहा ना, डॉक्टर साहब यही कह रही थी, इसी का जवाब देने लगा। जी। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन्होंने मोहम्मद जनेजो को कबूल ना किया, उसको टर्म पूरी ना की करने दी गई, तो फिर आप कैसे तवक्को करते हैं? जमाली साहब को कर दिया गया, वो शौकत अजीज को ले आए, लेकिन एहतसाब अगर किसी का हुआ है तो एहतसाब हुआ है पॉपुलर लीडरशिप का, एहतसाब हुआ है पार्टी के हेड का, एहतसाब हुआ है जिसके पीछे कौम। देखिए शौकत अजीज को बीबी एक सेकंड ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक या लोगों ने वोट दिया बेनजीर भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, या वोट पोल किया जुल्फकार भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर, या वोट पोल किया नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। शौकत अजीज का अगर आप जिक्र करें, अगर आप जिक्र करें गिलानी का, क्रैशी का, तो इनको इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए लोगों ने वोट पोल नहीं किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि नवाज शरीफ को 3 दफा, बेनजीर को 2 दफा, बाकी लोगों को भी जो फारग किया जाता रहा है, करप्शन का इल्जाम लगा के फारग किया जाता रहा है। और करप्शन का इल्जाम फिर बाद में साबित नहीं होता। जब अपोजिशन कह रहे हैं कि नैब को रेफरेंसेस जा रहे हैं, ये अब जो किया जा रहा है ना,
प्राचा साहब, अब जो किया जा रहा है, मैं कहता हूं ये एंड किया जा रहा है इस खेल का। अगर ये सिलसिला जारी रहेगा, ये हम क्यों कहते थे ये साजिश है, हम इसलिए कहते थे कि निजाम, अब 70 साल हो गए हैं, आप अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि पार्लियामेंटी निजाम होना चाहिए, सदारती निजाम होना चाहिए। ये बहस दूसरे दिन शुरू हो जाती है। पे रहिए मियां साहब, एक प्राचा साहब, एक मैं और अब तो आपने बहुत बोल लिया। ये अब तो आपने सारे आर्गुमेंट, सारे आप एक तरफ है, मुझे भी बात करने दें। शाही सैयद साहब हालांकि इधर नहीं है, वो इधर उधर हैं, लेकिन मेरी बात सुन लें। मैं ये कहता हूं कि आज भी किसी नतीजे पर पहुंचने दें। जो नवाज शरीफ ने कहा है ना, एक नजरिए की जंग, क्या नजरिए की जंग है? हम ये कहते हैं कि अगर ये निजाम ठीक रहेगा, भले हमें हुकूमत से निकाल दो, निकल गए ना, लेकिन इसके बावजूद वो निजाम की, आज भी निजाम की बात करते हैं। इधर ही रुकिए, निजाम की बात हो रही है। सारी सियासी जमातें वैसे कह रही हैं, कंसेंसस है कि असेंबली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। शाही सैयद साहब, अभी मियां जावेद लतीफ साहब ने बात की कि फिर हर आने वाला लीडर वो 62, 63 पे अपने आप को पहले डिफेंड करेगा। आज असफंदयार खान भी कह रहे थे कि जी जो इतने लोग खड़े हैं इनमें से हार्डली कोई 62, 63 पे पूरा उतरेगा। हाल ये है कि अगर 400, 500, 1000 या 2000 बंदे 62, 63 पे पूरा नहीं उतरते, वो ना अहल हो जाएं। ये 20 करोड़ का मुल्क है, कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना इस मुल्क में जो 62, 63 पे पूरा उतरेंगे, वो आ जाएंगे। खतरा किस बात का है? फिर गलत बात है, कोई नहीं पूरा उतरेगा। करने दें उनको, बात करने दें। बुनियादी बात यह है कि नवाज शरीफ की शायद गलतियां कुछ और हो, सजा उनको यहाँ मिल गई। अच्छा, उनको ये सीखना चाहिए, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने, आखिर ये क्या वजूहात है? देखो, इसमें पाटा की बद्दुआएं भी है, इसमें सीपेक की भी बद्दुआएं हैं। इसने सिर्फ पंजाब को बनाया और छोटे सूबों को राजी नहीं रखा। इसने पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं दिया, इसने पार्लियामेंट को इज्जत नहीं बख्शी, इसने पार्लियामेंट को आज़रिया नहीं लगाई, इसने मशावर किसी से नहीं किया, ये अपने एमएनए से नहीं मिलता रहा। तो देखो, इसकी अगर मैं गिनती पे आऊंगा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। उनको इन चीजों का एहसास होना चाहिए कि आपने छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, आईन और कानून को, ये काम तो पार्लियामेंट का था, आप क्यों नहीं मानते हो? हमने क्यों ऐसा निजाम नहीं वजह किया कि करप्शन ही ना हो? ये गलती क्यों नहीं मानते हो? आपका केस पार्लियामेंट की बालादस्ती सुप्रीम, तो ये मियां जावेद लतीफ साहब यही बात कर रहे हैं। आप लोग मियां जावेद लतीफ साहब यही बात कर रहे हैं। सही उतरते और हम एहतसाब के लिए सही कानून बनाते तो शायद आम आज ये दिन न देखते। वो जो सिरिया लगा के और टीओआर नहीं बन रहा था, इसलिए कि सबकी जब दुम उठाओगे मादी है कि ये लोग सब ऐसे चाहते हैं कि दूसरे का एहतसाब हो, मेरा ना हो। मुल्क के लिए एहतसाब की जरूरत है, तैयार हो जाए। जी, इसी नुक्ते पे रहिए। मैं बुखारी साहब इस डिबेट से आगे निकल के मुस्तकबिल की बात करना चाह रहा हूँ। नए वज़ीर आज़म का आज ऐलान हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अभी इंटरिम हैं, 40, 50, 60 दिन जितने भी होंगे, और फिर मियां शहबाज शरीफ आएंगे। आप पार्टी के, अपनी पीपल्स पार्टी के सबसे सीनियर रहनुमाओं में से हैं, कस्टोडियन रहे हैं बड़े घर के, बड़े सेनेट के, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए जी, पहली बुनियादी बात है, एक तो इनका इंटरनल मैटर है, पार्लियामेंट्री पार्टी इनका लीडर है, उन्होंने फैसला एक किया है, लेकिन ये फैमिली अफेयर नज़र आता है। अगर ये मियां शहबाज शरीफ को लेके आते हैं तो इनको किसी और पे ट्रस्ट नहीं आता कि फैमिली के बाहर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और अभी देखें ये पीरियड कितना रह गया, हार्डली 8 महीने रहते हैं अभी इस असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए। और मैं थोड़ा सा ये भी अर्ज़ कर दूं कि ये मियां साहब ने कहा कि जी आज ये बहुत सारा शोर मचा रहे हैं, इस बारे में बात। जनेजो साहब की गवर्नमेंट गई तो ये उनके साथ मिले हुए थे। किन के साथ? वालों के साथ, जवालक के साथ थे। और फिर जब वो हाजी सैफुल्लाह केस लेके गया तो पार्लियामेंट रेस्टोर, नेशनल असेंबली रेस्टोर नहीं हुई। ये 58(2) हमारे खिलाफ लगता रहा, इनके खिलाफ नहीं लगा। 93 में इन्होंने खुद डिसॉल्व की, इन्होंने 58(2) इन पे लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोर कर दिया। जब जस्टिस नसीम हसन शाह, बिल्कुल सेकंड टाइम इनको जनरल मुशर्रफ ने टॉपल किया। तो 58(2) का आइन का हिस्सा जब थी, लेकिन सैयद जफर अली शाह केस इनके खिलाफ गया। अच्छा, इन्होंने एजुटेट नहीं किया, इन्होंने एजुटेट नहीं किया उसको। जफर अली शाह केस में वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के नीचे नहीं गया था,
वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गया था। 58(2)(b नहीं लगी थी, जनरल मुशर्रफ के पास 58(2)(b लगाने का इख्तियार कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो सुप्रीम कोर्ट ने एक आमिर को ये अख्तियार दिया कि आइन में तरमीम करे। अच्छा, वो जी पिटिशनर को रिलीफ नहीं मिली, जो रिस्पोंडेंट था रिलीफ उसको रिलीफ मिल गया। बुनियादी बात आज भी मियां साहब कहते हैं 62-63 पे ये इस पे इनिशिएटिव लें इनकी जमात, आज स्ट्रेंथ इनके पास है, ये कहते हैं 2/3 हमारे पास मेजोरिटी है। सो ओनस आ गया ना उन, तो ये इनिशिएटिव ले, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव ले, इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी इनिशिएटिव ले। तो कहते हैं कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने दिया था उसको अपनी असल हालत में वापस लाओ। तो ये एफर्ट्स करें ना, उसके लिए क्यों नहीं एफर्ट्स करते? अब जब आज इनको तकलीफ पहुंची तो अब ये 62 इसी नुक्ते पे रहेगा। डॉक्टर साहिबा, अब शायद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान के नए वजीर आजम बन रहे हैं और फिर मियां शहबाज से वो रिप्लेस करेंगे। एक उन्होंने बयानिया बहरहाल मुस्लिम लीग ने सेट कर दिया है। आज अगर आप आज की अखबारात पढ़ लें कि एक दफा फिर मियां साहब को निकाल दिया गया और खुद मियां साहब कह रहे थे कि 3 नस्लों का एहतसाब दिया निकला। ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि मियां शहबाज शरीफ अब वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से मेरी हम्बल सबमिशन है कि वो इंग्लिश में ना फैसले दे, उर्दू में दे, ताकि कम अज कम आम फहम लोग उसको पढ़ सकें। इनका जो इंजीनियर्ड कंटेंट है और नैरेटिव है वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने का, उसमें ये कामयाब ना हो सके। मियां साहब भी फरमा रहे थे कि पनामा का कहीं जिक्र नहीं। देखें, ये जो 9 रेफरेंस नैब को जा रहे हैं, इन सब के रास्ते उसी पनामा के अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली इन्होंने उसी के में जकड़ा जाना है और सिर्फ अगले 6 हफ्ते आप इंतजार कर लें। इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही है कि मियां साहब जनाब करप्शन में नहीं निकाले जा सके। पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे रख के तमाचा कि एक सजा याफ्ता शख्स जो है वो, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार दे दिया गया, जो किसी सरकारी ओहदे, इस पे वैसे डिवीजन है ताहयात नाअहली के हवाले ये मेरे पास लहरी और जनीजो की जो जनीजो साहब के केस में जो सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है, इसकी वर्डिक्ट निकाल के देख लें। ये ताहयात नाअहली है जो इससे पहले 262 नहीं, अभी एक इस नुक्ते से आगे नहीं, पहले आप इस नुक्ते पे रहेंगे कि मुझे ये बताएं कि जो करप्शन का इल्जाम कह रहे हैं, करप्शन अपनी, और हम नजरिए की जंग लड़ रहे हैं। वो नजरिया क्या इनके खानदान तक महदूद है? वो खानदानी शहनशाहियत है। यही नुक्ता उनके सामने रखना चाह रहा हूं। आप देखिए इस वक्त मुल्क किस हालत में है। एक स्टपनी प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क किस तरह आगे लेके चल सकता है? रुकिए, जवाब ले लेते हैं। ये ड्रामे ये जवाब ले लेते हैं। ये खानदानी बादशाहत का तसलसल हम नहीं चलने देंगे। जवाब ले लेते हैं जी। मियां जमहूरियत है तो जमहूरी रवैया लेके आए। मियां साहब, ये वैलिड बात है कि ऐवान में जहां आपकी 2/3 मेजॉरिटी है, आपकी पार्टी को ये एक आ रहा है क्रिटिसिज्म, ये बड़ा पब्लिक क्रिटिसिज्म। कोई आदमी नहीं मिला। खुर्शीद शाह साहब भी यही बात कर रहे थे, आज आपने इनकी बातें भी सुन ली। इस ऐवान में जो इस वक्त आपकी अक्सरियत है, कोई ऐसा कैपेबल आदमी नहीं है जिसको आप ये 8-7 महीने बनवा देते वजीर आजम। अच्छा, एक तो प्राचा साहब मैं पहले ये गुजारिश कर दूं कि 4 साल से कोई पनामा पेपर तो नहीं आया था जब इस्तीफा मांगने शुरू कर दिए थे, जब तीसरे एम्पायर की बात की जाती, इनको कौन बता? जब हम साजिश की बात करते हैं तो फिर बताओ कौन साजिश कर रहा है? ओ भाई, हम बता रहे हैं कि आपको इल्हाम हो जाता है कि फैसला ये आने। अभी बीबी कह रही थी कि अगले 6 हफ्तों में आप ये आपको साथ होने वाला है, अगले 6 माह में ये होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें लिखा। अच्छा बीबी, एक सेकंड, अंग्रेजी में और दूसरा अच्छा मेरी बात सुन लेते हैं। अच्छा, दूसरा कि इनको कौन कहता है कि आज इस्तीफा आ जाएगा? इनको कौन कहता है कि 4 साल से आप हर इशू पर इस्तीफा मांगना शुरू कर दो? इनको 4 साल से कौन कहता है कि पाकिस्तान में माइनस नवाज शरीफ होगा तो पाकिस्तान बेहतर चलेगा? अब आ जाए, जो आपने बात की है कि लोग ये कहते हैं कि देखें, शहबाज शरीफ का अलग जो है नवाज शरीफ से खूनी रिश्ते का जरूर है,
मगर शहबाज शरीफ की अपनी जाती सियासी एक हैसियत है और उसने डिलीवर किया है, उसने बताया है कि मैं बेहतर डिलीवर अगर मुझे मौका दिया जाए तो कर सकते हैं। ये हमारी जमात का मसला है। हमारी जमात ने अगर बैठ के ये फैसला किया है कि शहबाज शरीफ इन हालात में बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। मैं शाहिद सैयद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। शाहिद सैयद साहब, आज जो अरेंजमेंट अनाउंस किए गए, खान अब्बासी साहब इंटरिम आ रहे हैं, फिर मियां शहबाज शरीफ आएंगे, आप अपनी पार्टी का क्या मौकफ देंगे? देखिए, ये फैसला तो ये इख्तियार मुस्लिम लीग नून का है, वो उनका अंदरूनी मसला है, वो जिसको भी लाए। लेकिन बुनियादी तौर पर जो मैंने आपको बातें बताई, वो इशू जो अवाम की इशू है, अवाम को अनामा से कुछ नहीं लेना है। और नवाज शरीफ जितना भी करप्शन करे, लेकिन कम अज कम खुदा रहा अवाम के इशू पे कोई बात तो करो। बहुत सेनेटर शाहिद सैयद साहब, बहुत शुक्रिया। सैयद तैयब हुसैन बुखारी साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अहमान साहब, बहुत शुक्रिया। मियां जावेद, बहुत शुक्रिया। नहीं हो सकता। सेनेटर शाहिद सैयद साहब ने कंक्लूजन दे दिया कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान में हो, वो कम अज कम अवाम के मसाइल तो हल किए जाएं। अवाम के बड़े मसाइल हैं, इस मुल्क के बड़े मसाइल हैं। खुदा करे आने वाली हुकूमत या आने वाली हुकूमतें किसी हद तक तो अवाम के मसाइल का तदारक करें। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।